हम गलत इतिहास को नहीं पढ़ने देंगे और ना पढ़ाएंगे, ना गलत इतिहास को बताएंगे। यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान का बयान। आज उन्होंने ये बयान देकर सनसनी पैदा कर दी है। और ये बात जो है कि इतिहास में आखिर गलत फिर लिखा क्यों गया। इतने वर्षों तक इतिहास के उन पन्नों को ये कहकर सकारात्मक दृष्टिकोण से ये पढ़कर क्यों दिखाया गया कि विश्व परिप्रेक्ष्य में जितने भी इस देश में शासक हुए हैं उनके भी सकारात्मक काम थे। कौन महान था और कौन महान अब हो गया और पहले महान नहीं था। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया और उस चीज़ को हम मिटा कर रहेंगे तो नया इतिहास क्या था। तो यदि गलत इतिहास था, गलत इतिहास पढ़ाया गया तो उसमें गलत क्या है। पहले हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो इस देश की पहचान है, प्रेम, और प्रेम के प्रसंग के रूप में इतिहास में अभी तक यानी कि आधुनिक काल में 1947 से लेकर अभी तक यानी कि 2023 तक इस देश में प्रेम का प्रसंग यानी कि प्रेम का पर्याय बताने वाले जो आगरा में स्थित है ताजमहल, उसमें क्यों फिर दुनिया के जितने भी मेहमान राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते थे तो उनको क्यों दिखाया जाता था। दूसरी बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, उन्हें आखिर फिर आगरा में क्यों बुलाया गया कि हम प्रेम और अहिंसा की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष आए और उस मंच पर जाकर खड़े हुए जिस पर यह बताया गया कि हम प्रेम पूर्वक रहना जानते हैं क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा पर है। तब वो गुलामी का प्रतीक नहीं रहा, आखिर क्यों। तब ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी कि इस देश में इतिहास में उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में बताया जाता था। देश में एक इतिहास के में जो पढ़ाया जाता था विषयों में, जो उसमें कहा गया है कि अकबर महान है, अब अकबर महान नहीं रहे, अब महाराणा प्रताप महान रहे हैं। हालांकि हल्दी घाटी का उत्कृष्ट उदाहरण है और महाराणा प्रताप ने अपने सरजमी को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए गुलामी स्वीकार नहीं की, परास्त नहीं हुए और वे जंगलों में गए और घास की रोटियां खाई। ये इतिहास में पढ़ाया गया। लेकिन इतिहास में उस चीज़ को ये भी पढ़ाया गया कि अकबर महान थे तो अकबर के जो सामाजिक दृष्टिकोण था, अकबर का जो सांस्कृतिक परिवेश था, उनकी जो ऐतिहासिक धरोहर है जो संपूर्ण भारत में शोभायमान है और जिसके कारण भारत में पहचान होती थी, तो फिर इस बात को क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस देश में तो जो गुलामी के प्रतीक थे। लेकिन जब गुलामी के प्रतीक थे तो इससे पहले ये भी बात आती है, तो क्या भारत एक था? जी नहीं, भारत विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था और छोटी छोटी रियासतों को जब एक धागे के हवाले किया गया, इस सूत्र में बांधा गया, तब वो भारत कहा गया। यानी कि इस देश का जो स्वर्णिम काल था, जो स्वर्ण युग था, वो सम्राट अशोक के समय कहा जाता है, वो समुद्रगुप्त के समय कहा जाता है। तो ऐसे स्वर्णिम काल को फिर उस दौरान क्यों नहीं बताया गया जब 1947 से लेकर अभी तक इस देश में ये स्थिति बनी। आखिर इस देश में किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाना, विशेष महत्व देने की परिपाटी आखिर क्यों प्रारंभ हुई। एक कटु सत्य बात जो कबीरदास जी ने कही थी कि व्यक्ति के अंदर बुराई होती है, व्यक्ति के अंदर वैमनस्यता होती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि आपके अंदर झांक के देखिए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर दोहा कहा कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इससे पहले हमको हमारे अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है। तो कौन सी ऐतिहासिक ऐसी चीजें हो गई है जो गुलामी का प्रतीक हो गई। जो स्वर्ण युग था वो भी अभी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है।
जो अंग्रेजों ने इस देश को मातृभूमि बनाने का प्रस्ताव रखा, उन्होंने देश में शासन किया और वे जो ऐतिहासिक धरोहर बना के गए, जिसमें हमारा संसद भवन, हमारा राष्ट्रपति भवन और देश में कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो स्वर्णिम काल की याद दिलाती है, तो क्या उसे भी नष्ट कर दिया जाएगा? तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिन पर आज मैं बड़े ही झकझोर देने वाली स्थिति आप लोगों के बीच में मैं बताने के लिए आया। तो आखिर इस देश में ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? दूसरा, जब राजाओं का युग था, जब राज व्यवस्थाएं थी और राजा जो सांस्कृतिक परिवेश के होते थे, जो कला प्रेमी होते हैं, जो वास्तुकार थे, जो प्रेम को जिन्होंने महत्व दिया, उनके राजाओं के साथ में काम करने वाले थे, जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि संगीत की बात करें तो हम तानसेन की बात करेंगे, तो तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से थे। उसी प्रकार शिवाजी महाराज के भी 9 रत्न थे। तो ऐसे जो रत्न है उनको यदि आगे बढ़ाने का काम उस समय इतिहास में नाम दिया गया तो निश्चित ही अच्छा होता। अब बात करते हैं कि राजाओं के आश्रय में रहने वाले उन महाकवि, कविवर और लेखकों के बारे में जब बताया जाता है, निष्पक्षता से यदि बात की जाए तो उन कवि और लेखकों ने जो राजा के आश्रय में रहे हैं वो निश्चित ही राजा की बात लिखेंगे। उसका उदाहरण मुगल काल को, उसमें विशेष करके अकबर के युग को अच्छा युग या निष्पक्ष युग या महान राजा कहा जाता था, क्योंकि उनके कार्यकाल में, उनके आश्रय में वे महान कवि रहे। चाहे वो कबीरदास हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, मीरा हो, ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने बड़े साहित्य लिखे हैं। तो इन साहित्य में लिखने का पीछे मेरे बताने का या कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो भी शासक रहा हो उसके आश्रय में यदि कोई कवि रहता है, चाहे वह वर्तमान काल की बात करे, चाहे वो लोकतंत्र के इस माहौल में, लोकतंत्र के इस युग में जितने भी लेखक हैं वे राजा के संदर्भ में यदि अच्छा लिखते हैं, उनका इतिहास लिखते हैं तो पारितोषित किए जाते हैं, उन्हें इनाम दिया जाता था। तो इस देश में यदि विदेशी शासक आए, चाहे वह सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे चंगेजों का काल हो, या हुण हो, या फ्रांसीसी हो, या ब्रिटानिया हो, या ब्रिटेन के हो, उनके आश्रय में रहने वाले इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है। लेकिन इस बात से हमको केवल ये चीज लेने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई महान विद्वान, उसके अंदर कितनी भी कमी हो उसको हमको दरकिनार करने की आवश्यकता है। उसके अंदर क्या अच्छाई है उसको लेने की आवश्यकता है। इसलिए इन महाकवियों ने, महान लेखकों ने, इतिहासकारों ने लिखा है तो निश्चित रूप से कोई न कोई अच्छा प्रसंग देखकर लिखा है। इसलिए इतिहास के उन अच्छी यादों को, उन अच्छे लेखकों को, उन अच्छे प्रसंगों को, उन अच्छे मंदिर, उस सांस्कृतिक विरासतों को यदि लिखा है तो उसको संजोए रखने की आवश्यकता है। केवल एक दृष्टिकोण रखकर उनको एक तरफ से समाप्त करना या उनको मिटाना कहाँ तक उचित होगा। नमस्कार।